हेलो स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में गैस एक्सचेंज प्लांट्स और एनिमल्स में कैसे होता है ये पढ़ेंगे। ठीक है, अभी तक हमने पढ़ा कि ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, रेस्पिरेशन प्रोसेस को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है टू गेट द एनर्जी। नाउ हाउ दिस गैसेस एंटर इनसाइड द बॉडी ऑफ अ प्लांट्स एंड एनिमल्स। बच्चों, अब तो ये तुम्हें एकदम क्लियर है कि एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। इसलिए किसी भी एरोबिक ऑर्गेनिज्म को सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की जरूरत चाहिए। क्यों जरूरत पड़ती है उनको? रेस्पिरेशन प्रोसेस के लिए। ठीक है, तो और वो ऑक्सीजन बाहर के एनवायरनमेंट से कहाँ तक पहुंचना है? उसके सेल तक पहुंचना है। ठीक है, तो ऑक्सीजन का इनटेक, वो सेल तक ऑक्सीजन का पहुंचना, एरोबिक रेस्पिरेशन होना और उसमें से एनर्जी रिलीज होना, ये प्रोसेस अब हम ये देखेंगे कि ऑक्सीजन कैसे इनटेक हुआ और सेल तक कैसे पहुंचा। तो बच्चों, अगर तुम्हें याद हो प्लांट्स में जब हमने न्यूट्रिशन प्रोसेस किया था, उस समय हमने देखा था कि स्टोमेटा के थ्रू गैस एक्सचेंज होता है। उसके अंदर जो पैलिसेड टिश्यूज थे उसके बीच में बहुत सारे क्या थे? इंटरसेलुलर स्पेसेस थे। याद है ना तुम्हें? तो वो इंटरसेलुलर स्पेसेस क्यों थे? क्योंकि उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ एयर उसमें फिल हो सके, ऑक्सीजन हो या कार्बन डाइऑक्साइड, अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस। ओके, सो वहां पर डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज हो रहा था। तो हम अगर यहाँ पर बात करें तो स्टोमाटा, इंटरसेलुलर स्पेस, और उसमें क्या हो रहा है? डिफ्यूजन। किसका डिफ्यूजन? ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का। तो प्लांट्स में एक्सचेंज ऑफ गैसेस किसके थ्रू हो रहे हैं? स्टोमाटा के थ्रू। अब अगर हम देखें कि मूवमेंट हो कैसे रहा है, ऑक्सीजन कब अंदर आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स में से कब बाहर जा रहा है, तो ये जो है ये मूवमेंट दोनों डायरेक्शन में होता है। ठीक है, और ये डायरेक्शन, ये जो मूवमेंट है वो किसके कारण होता है? डिफ्यूजन के कारण होता है। डिफ्यूजन तुमने क्लास 9 में पढ़ा था, द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो ये जो मूवमेंट होगा वो दो चीज पे डिपेंड करेगा। पहला, एनवायरमेंटल कंडीशंस के ऊपर। ठीक है, और दूसरा रिक्वायरमेंट ऑफ द प्लांट के अंदर। एनवायरमेंटल कंडीशंस मतलब प्लांट के बाहर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा है या कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज्यादा है। पहला तो इसके ऊपर डिपेंड करेगा, और दूसरा प्लांट को जरूरत किसकी है उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा कि ऑक्सीजन अंदर आएगा या कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आएगा। अब ये जो मैंने बात कही कि रिक्वायरमेंट ऑफ द प्लांट, अब हम इस टॉपिक पे आ जाते हैं। जैसे सपोज करो रात के समय, एट नाइट क्या होता है? फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा। फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा मतलब मतलब क्या? उसको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं चाहिए, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत है। लेकिन रेस्पिरेशन तो हो रहा है रात में। जब रेस्पिरेशन हो रहा है मतलब उसको ऑक्सीजन चाहिए। तो वो बाहर के एनवायरनमेंट में से क्या ले रहा है? ऑक्सीजन ले रहा है। ठीक है, बाहर एनवायरनमेंट में क्या ज्यादा है? ऑक्सीजन ज्यादा है। अंदर क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है। तो फिर क्या हो रहा है? वो O2 ले रहा है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, और क्या बना रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। किसके द्वारा? रेस्पिरेशन के कारण। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्लांट के अंदर ज्यादा हो गया है रेस्पिरेशन के कारण, बाहर कम है। तो बाहर, अंदर से बाहर की तरफ मूव करेगा बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। तो रात में इसलिए क्या होगा? मेजर मेजर गैस एक्सचेंज जो होगा रात में, वो किसका होगा? कार्बन डाइऑक्साइड का होगा। ठीक है, क्योंकि रात में कोई फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, केवल रेस्पिरेशन होगा। तो रेस्पिरेशन के लिए प्लांट्स ऑक्सीजन एनवायरनमेंट से लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेट करेगा। उसी तरीके से बच्चों, अगर दिन के समय देख लो तो क्या होगा? दिन के समय फोटोसिंथेसिस हो रहा है,
रेस्पिरेशन भी हो रहा है, लेकिन फोटोसिंथेसिस हो रहा है तो उसको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर के एनवायरनमेंट से ले रहा है। क्योंकि फोटोसिंथेसिस हो रहा है तो कंटिन्यूअसली ऑक्सीजन बन रहा है, तो प्लांट बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा है, बाहर कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो प्लांट क्या लेगा? कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, ऑक्सीजन बनाएगा, और जो ऑक्सीजन बनाएगा उसी में से थोड़ा सा ऑक्सीजन प्लांट ले लेगा, किसके लिए? रेस्पिरेशन के लिए। और क्या रिलीज करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा वो भी प्लांट ले लेगा, किस कारण से? फोटोसिंथेसिस से। तो तुमने देखा, दे रात और दिन दोनों में प्रायोरिटी बदल गई। तो अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द प्लांट एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस। ठीक है। तो बच्चों अभी हमने बात किया प्लांट्स के बारे में, अब हम आते हैं एनिमल्स पे। तो एनिमल्स में भी सेम है क्या? ऑक्सीजन लेना एंड रिमूविंग कार्बन डाइऑक्साइड। और ये डिपेंड करता है कि वो एनिमल कहाँ रह रहा है, पानी में रह रहा है, जमीन पे रह रहा है, मतलब एक्वेटिक है या टेरेस्ट्रियल है। तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि उसके पास रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स कौन कौन से होंगे और वो किस तरीके से रेस्पिरेशन करेगा। बच्चों अभी मैंने तुम्हें कहा कि एनिमल्स में रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स डिपेंड करेगा कि वो कहाँ रहता है। जैसे टेरेस्ट्रियल एनिमल जो जमीन पे रहते हैं, लैंड पे रहते हैं, वो लोग एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन का यूज करेंगे। ठीक है। जो एक्वेटिक एनिमल्स है जो पानी में रहते हैं, वो डिजोल्व्ड ऑक्सीजन, क्योंकि उनके चारों तरफ क्या है? पानी है, तो वो पानी में जो ऑक्सीजन डिजोल्व्ड है उनको वो इनहेल करेंगे। ठीक है। अब एक क्वेश्चन बेटा जो हमेशा एग्जाम में आता है, बहुत बार आया है, इसलिए मैं ये कहूंगी रिपीटेड क्वेश्चन है ये। Why do aquatic animals breathe faster? जो aquatic animals हैं वो जल्दी जल्दी सांस क्यों लेते हैं? अभी मैंने तुम्हें कहा the aquatic animals take dissolved oxygen, वो अपने पानी, चारों तरफ जो पानी प्रेजेंट है उसमें जो ऑक्सीजन मिक्स है उसमें से वो ऑक्सीजन लेते हैं। ठीक है। तो और जो पानी में डिजोल्व्ड ऑक्सीजन है वो कम है किसके कंपैरिजन में? एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन में। जो एटमॉस्फेरिक एयर में जो ऑक्सीजन है और जो वाटर में जो ऑक्सीजन है, तो वाटर के अंदर ऑक्सीजन कम है इन कंपेयर टू द एयर। तो उन एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स को जल्दी जल्दी सांस लेना पड़ता है टू फुलफिल द नीड ऑफ ऑक्सीजन। So, if this question is asked, what you will write, that water contains very less amount of dissolved oxygen in it if you will compare it with the atmospheric oxygen. So, they need to breathe faster to fulfill the need of oxygen. Okay, students? तो बच्चों ये ऑर्गेनिज्म, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म क्यों ब्रीथ तेजी से करते हैं, फास्टर करते हैं, ये हम देख चुके हैं। अब हम देखते हैं फिश में रेस्पिरेशन कैसे होता है। तो फिश जो है, दे टेक वाटर थ्रू देयर माउथ, द वाटर मूव टुवर्ड्स द गिल्स, इट passes over the gills. The gills contain large number of blood vessels. From there, the oxygen which is present in the water get mixed in the blood in the gills, and the carbon dioxide which is present in the blood, it goes out into the water. So gills are the place where the exchange of gases takes place and the media is water. ठीक है। तो एक बार मैं फिर से बता दूं, जो फिश है वो मुंह में से पानी लेती है, पानी को वो फोर्स करता है गिल्स के ऊपर जाने के लिए। जो गिल्स होते हैं ना, उस वो बहुत सारे उसके ऊपर ब्लड वेसल्स होते हैं, लार्ज मतलब नेटवर्क होता है पूरा ब्लड वेसल्स का। वो जो ब्लड वेसल्स है उसमें क्या प्रेजेंट है? कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है ना, जो उनके बॉडी में रेस्पिरेशन वगैरह हुआ होगा, जो वेस्ट मटेरियल कार्बन डाइऑक्साइड बना होगा वो उनके ब्लड में प्रेजेंट है ना बच्चों? तो अब क्या होगा जब पानी उसमें जाएगा, पानी में तो डिजोल्व्ड ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो वो क्या होगा? डिफ्यूजन के थ्रू उस पानी में से उस गिल्स में जो ब्लड वेसल्स हैं उसके ब्लड में चला जाएगा।
ठीक है। और ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज्यादा है, पानी में कम है, तो वो ब्लड में से निकलकर पानी में चला जाएगा। तो ये एक्सचेंज ऑफ गैस कहां से हुआ फिश में? गिल्स पर से हुआ। और किसके हेल्प से हुआ? ब्लड कैपिलरीज जो प्रेजेंट थी उससे। और एक्सचेंज कहां पर हुआ? वाटर में हुआ। ठीक है। आई थिंक दैट दिस प्रोसेस इज वेरी क्लियर टू यू। तो बच्चों, अभी हमने देखा एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, अब हम आ जाते हैं टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स के ऊपर, मतलब जमीन पे रहने वाले। देखो बेटा, एक बात एकदम समझ लो कि जो भी उसका रेस्पिरेटरी ऑर्गन होगा, जहां से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा, उसका सरफेस एरिया बड़ा होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए। क्यों लार्ज होना चाहिए? ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन वो एब्जॉर्ब कर सके। बिकॉज वही वो सरफेस है जो एटमॉस्फेयर से कांटेक्ट में है। ठीक है। तो जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को लेते हैं। और ये हर ऑर्गेनिज्म में, नॉट हर ऑर्गेनिज्म, मतलब कुछ ऑर्गेनिजम्स में अकॉर्डिंग टू दियर हैबिटेट इट चेंज। ठीक है ना। जैसे अभी हमने एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स को देखा, ह्यूमंस रेस्पायर थ्रू लंग्स, उनका जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो क्या है? लंग्स है। इंसेक्ट्स, तुमने कॉकरोच याद होगा, पढ़ा होगा, ट्रैकियल सिस्टम होता है उसमें, है ना, ट्रैकिया होते हैं, याद होगा, स्पैरिकल्स एंड ट्रैकिया। फिर उसके बाद अर्थवर्म, स्किन के थ्रू, जिसको हम लोग क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहते हैं। तो इन सब का क्या है? सरफेस एरिया बड़ा है। और सरफेस एरिया बड़ा होने के कारण जो एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन जो है वो लार्ज अमाउंट इनके बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होती है। अच्छा बच्चों, अब जो ये रेस्पिरेटरी सरफेस होती है ना, बहुत थिन होती है। अभी जब हम आगे लंग्स के बारे में भी पढ़ेंगे ना, वहां तुम पढ़ोगे कि उसका जो सरफेस एरिया है, मतलब जो बाहर का जो सरफेस है, वो बहुत थिन होता है। क्यों थिन होना जरूरी है? बहुत डेलिकेट होगा, बहुत थिन होगा, और आसानी से डैमेज हो सकता है। क्योंकि थिन है, बहुत डेलिकेट है, तो डैमेज हो ही सकता है। लेकिन क्यों उतना थिन होना जरूरी है? क्योंकि उसको क्या करना है? एक्सचेंज करना है गैसेस को। तो अगर वो थिक होगा तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो डिफ्यूजन प्रोसेस को होने में बहुत मुश्किल होगा, इसलिए वो सरफेस क्या होता है? थिन होता है। ठीक है। तो जनरली जनरली हर एनिमल्स के अंदर जो ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन सरफेस जो होता है, जो रेस्पिरेटरी सरफेस होता है जहां पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, वो बॉडी के अंदर होता है। बट बेटा, ये साइंस है, ये वर्ल्ड है, तो यहाँ एक्सेप्शंस तो होंगे ही होंगे, है ना। और यहाँ एक एक्सेप्शन आ जाता है तुम्हारा अर्थवर्म, जो सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में आएगा। मैम, अभी तो आपने कहा कि अर्थवर्म स्किन के थ्रू रेस्पायर करते हैं, तो फिर तो स्किन तो बाहर होगा, क्योंकि वो सबसे आउटर सरफेस है बॉडी का। यस बच्चों, ये एक्सेप्शन है, लेकिन यहाँ भी एक कंडीशन है। वो तभी गैस एक्सचेंज कर सकता है जब उसका सरफेस मॉइस्ट होगा, है ना। तो इसीलिए रेस्पिरेटरी सरफेस जो होते हैं बहुत थिन होते हैं, ताकि एक्सचेंज ऑफ गैसेस आसानी से हो सके। और वो बहुत थिन डेलिकेट होता है, इजीली डैमेज हो सकता है, इसलिए वो बॉडी के, जनरली बॉडी के अंदर पाया जाता है। अब बच्चों, क्वेश्चन ये होगा, मैम आपने कहा रेस्पिरेटरी सरफेस बॉडी के अंदर होता है, तो वहां तक एयर पहुंचना भी तो चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड वहां से बॉडी के बाहर आना भी तो चाहिए। यस बेटा, उसके लिए एक पैसेज फॉर एयर होता है। क्या होता है पैसेज ऑफ एयर? जिसके थ्रू जो बाहर का जो एयर है, ऑक्सीजन जो है, उस एयर पैसेज के थ्रू होकर हमारे रेस्पिरेटरी सरफेस तक पहुंचता है। और फिर वहां से कार्बन डाइऑक्साइड अगेन वो पैसेज के थ्रू होकर बाहर निकलता है। तो ये हम अपने बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में, हम इस पूरे सिस्टम को आगे वाले वीडियोस में पढ़ेंगे। ओके।
तो बच्चों, एक बार हम इस कंप्लीट कंसेप्ट को देख लेते हैं एक कंसेप्ट मैप के द्वारा। प्लांट्स में गैस एक्सचेंज विद द हेल्प ऑफ स्टोमाटा। स्टोमाटा के अंदर लार्ज नंबर ऑफ इंटरसेलुलर स्पेसेस आर देयर। थ्रू डिफ्यूजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज टेक्स प्लेस। ठीक है। इन aquatic animals, they take dissolved oxygen. Gills are present. Gills are richly supplied with the blood vessels. So, the dissolved oxygen from the water goes inside the blood, and the carbon dioxide from the blood goes to the water. Okay. In terrestrial animals, they take atmospheric oxygen. They have respiratory organs. These respiratory organs are having very fine, delicate, and thin surface over it, and this helps in the absorption of O2. Not only the absorption of O2, the CO2 goes out also. Okay, so this is all about the respiratory organ found in different plants and animals. In the next video, we will go through the respiratory system in human beings. That is very important. Okay, students, I hope the thing is very clear to you. And if you are having any confusion, you can write in the comment box. और अगर तुम्हें मेरी वीडियो पसंद आई है तो kindly like and subscribe. Thank you, students.